20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। झुंझुनू की सिंघाना थाना पुलिस ने सातड़िया हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 बाइकों को भी जब्त करने का दावा किया। मिली जानकारी के मुताबिक हिस्ट्री शीटर उमेश सातड़िया के पिता हरफूल की पैसों के लेन देन को लेकर हुक्मा की ढाणी के फार्म हाउस पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। टीमों ने 72 घंटे में ही हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खानपुर निवासी वेद प्रकाश, इंडाली निवासी नरेंद्र सिंह और भड़ौदा निवासी सुनील को गिरफ्तार किया है। आज तीनों मुलजिमान को 72 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। वेद प्रकाश और नरेंद्र है, ये तो ग्राम इंडाली से गिरफ्तार हुए हैं और सुनील जो तीसरा मुलजिम है वो सीकर से डिटेन किया गया और यहाँ लाके तब बाद पूछताछ उसको गिरफ्तार किया। कोचिंग नगरी कोटा में एक तरफ डेंगू का बढ़ता कहर तो दूसरी तरफ संभाग के अस्पतालों में संविदा कर्मियों का आंदोलन। मरीजों और उनके परिजनों का हाल बेहाल है। जी हां, कोटा में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। मरीजों की तकलीफों में इजाफा हो रहा है। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल भी है, जो पिछले 1.5 साल से अटके पड़े एरियर भुगतान को जारी करने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल हड़ताल से अस्पताल की पूरी व्यवस्था ठप हो गई है। परामर्श पर्ची से लेकर जांच और वार्डों तक में अव्यवस्थाएं हैं। भी नहीं बना रहे, बीपीएल का पर्चा यहाँ भी नहीं बता रहे। वो गए उधर जाओ, कहाँ का जाए, कहाँ का फिरते फिरे। हम 1 घंटे से खड़े हैं लाइन में। क्या पर्ची काटने वाले 10 मिनट से एक पर्ची काट रहे हैं। जो सर्टिफिकेट बनाने आए हैं उसके लिए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं, अभी तक भी नंबर नहीं है। मतलब लाइन काम बहुत धीरे हो रहा है और भीड़ इतनी है कि मतलब कोविड का भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा। कोटा की एक कॉलोनी जनकपुर के लोग 20 साल से पट्टे का इंतजार कर रहे हैं। वो भी तब जब 2001 से 2002 में ही इन लोगों ने पट्टे के लिए आवेदन किया था और आवेदन शुल्क के रूप में 13,500 रुपए यूआईटी में जमा करवा दिया था। लेकिन कॉलोनी की 2 गलियां जिनमें 54 मकान हैं, रेलवे ट्रैक के नजदीक होने का मामला यूआईटी और रेलवे डिपार्टमेंट के बीच फंस गया और इंतजार का अंधेरा गहराता गया। इन लोगों ने यूआईटी के अधिकारियों के पास जाकर गुहार भी लगाई, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने इनकी सुध तक नहीं ली। उल्टा नियम और कायदों की दुहाई देकर इन्हें चुप कराने की कोशिश की गई। कैंप लगाए गए, आश्वासन दिए गए, लेकिन पट्टा नहीं दिया गया। रेलवे से एनओसी मांगी गई कि रेलवे जब एनओसी देगा तब आपको पट्टा जारी कर दिया जाएगा। 2008 में रेलवे ने एनओसी भी जारी कर दी, लेकिन अधिकारी हैं कि उस एनओसी को भी मानने के लिए मना कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में रेलवे ने ये बात लिखित रूप में दी है कि जो 2008 में एनओसी दी गई थी वो एनओसी आज भी वैलिड है और उसी के आधार पर पट्टे जारी किए जा सकते हैं। भारत पाक बॉर्डर पर बसे बाड़मेर में गृह विभाग की मंजूरी के बाद 9 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इंडियन बनने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं था और क्यों ना हो, अब वे इंडियन जो हो गए। अब उन्हें सारी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। नागरिकता देने के दौरान गृह विभाग के उप सचिव भवानी शंकर भी उपस्थित थे। कलेक्टर लोक बंधु ने मुंह मीठा कराया। बाड़मेर में ये जो कैंप था, होम डिपार्टमेंट से डिप्टी सेक्रेटरी साहब भी पधारे हैं। ये इसलिए था कि जो पाक विस्थापित हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। आपके सामने ये खुशी से चमकते हुए चेहरे और मिठाइयाँ भी बन रही थी, ये इंडियन नागरिक होने की खुशी थी। इसके लिए मैं पूरे प्रशासन, पूरी मीडिया जगत का भी धन्यवाद करता हूँ। दरअसल बरसों से हिंदुस्तान में आ बसे ये लोग अब शरणार्थियों की तरह रह रहे थे। मूलभूत सुविधाओं से महरूम इन लोगों की जिंदगी बेहद दुश्वार थी, लेकिन नागरिकता मिलने के बाद हालात बदलने की उम्मीद है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी दस्तक दे चुकी है। रात का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच चुका है।
लिहाजा गुजरात से आने वाले पर्यटक माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। जी हाँ, इस बार सैलानियों का आना दीपावली से पहले ही शुरू हो चुका है। गुलाबी सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहाँ आ रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो काफी ठंड है, आप जैसे देख रहे हो, हमने दो स्वेटर पहन रखे हैं, जैकेट। और आप लोग ये ध्यान रखना, अगर विंटर के मौसम में आ रहे हो तो मतलब जैकेट्स, अपने जैकेट्स, मफलर, ग्लव्स वगैरह सब साथ में होने चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। अल सुबह माउंट आबू के पोलो ग्राउंड पर धुंध की चादर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि समय से पहले ही मौसम में बदलाव के कारण तापमान में लगातार कमी आ रही है, जिससे यह सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बंद पड़ा पर्यटन व्यवसाय एक बार फिर पटरी पर आने लगा है, जिससे कारोबारी राहत की सांस ले रहे हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश की हरदोई पुलिस ने देहात कोतवाली क्षेत्र के लालतापुरवा में दुकानदार की हत्या का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक लालतापुरवा में करवा चौथ की रात दुकानदार की पत्नी ने ही प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कराई थी। मृतक के सगे फुफेरे भाई से उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग था। पुलिस ने आरोपी पत्नी के साथ हत्या करने वाले उसके प्रेमी संग 2 नाबालिगों को भी दबोचा है। 3 आरोपी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और वहीं से आकर उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था। ऐसे काफी दिनों से मधुर संबंध थे और दोनों ने मिलकर की पूरी घटना को प्लान किया था। शिवम दिल्ली से आया था, फर्रुखाबाद में मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने साथियों सहयोगियों के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई देसी पिस्टल और चाकू बरामद कर लिया है। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के जालना में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बैंक को निशाना बनाया और लाखों रुपए लूट लिए। फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बैंक के अंदर घुसे 2 बदमाश हथियार लहराते दिखे, जबकि तीसरा बदमाश अपने कंधे पर एक बैग लिए कैश काउंटर की तरफ बढ़ता नजर आया। इस बीच दोनों बदमाशों ने हथियारों का डर दिखाकर बैंक स्टाफ और वहां मौजूद ग्राहकों को एक कोने में खड़ा करवा दिया। डरे सहमे वो लोग अपने दोनों हाथ ऊपर कर बदमाशों के इशारे पर एक कोने में चले गए। इस दौरान एक बदमाश जो मुंह पर सफेद रुमाल बांधे हुआ था, वो पिस्तौल के दम पर सभी को धमकाता दिखा। तभी एक बैंक कर्मी आगे बढ़ा, लेकिन उसे भी धक्का देते हुए बंधक बना लिया गया। बताया जाता है कि तीनों बदमाश 25 लाख रुपए कैश और 75 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। यूपी के मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां उधार दी हुई रकम को वसूलने के लिए एक दुकान पर कुछ लोग पहुंचे। इनके बीच आपसी बहस के बाद जमकर मारपीट हुई। बताया जाता है कि लॉकडाउन के दौरान दुकान मालिक ने कुछ रुपए उधार लिए थे, जिसे वापस लेने के लिए सूदखोर ने कुछ लड़कों को उसकी दुकान पर भेजा। जैसे ही वे वहां पर पहुंचे, मामला गर्मा गया। बातचीत पहले धक्का मुक्की में बदली और फिर देखते ही देखते वहां हाथापाई शुरू हो गई। ये सारा हंगामा वहां एक दूसरी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें 2 झुंड एक दूसरे पर लात घूंसों की बौछार करते नजर आए। इस दौरान उन लोगों ने दुकान की कुर्सियों और बाकी सामान से भी एक दूसरे पर हमला बोला। लड़ाई के दौरान जिसके हाथ जो लगा उसी से ही हथियार बना लिया। किसी ने लाठी से हमला किया तो कोई लोहे का सरिया लेकर दूसरे पर टूट पड़ा। इस मारपीट से बाजार में मौजूद बाकी लोग भी डर गए और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। ज्यादातर लोग तो इसके बाद वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में उन्होंने जुम्मे की नमाज खुले में पढ़ने पर फिर हंगामा किया। गुरुग्राम से सेक्टर 12A से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए नजर आए। इस मुद्दे पर जारी विवाद को देखते हुए वहां पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। इस बीच मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए।
बताया गया कि जगह पर 3 साल पहले प्रशासन की मौजूदगी में नमाज पढ़ने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद जब हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तब पुलिस ने करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं हालात बिगड़ता देख मुस्लिम समुदाय के लोग असमंजस में पड़ गए। हालांकि बाद में उन लोगों ने पुलिस की सुरक्षा में नमाज पढ़ी। इससे पहले गुरुग्राम के सेक्टर 47 में भी ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है। पंजाब के लुधियाना में अचानक सड़क धंसने से एक स्कूटर पर सवार 2 बच्चों की जान पर बन आई। दोनों बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में सड़क धंस गई और वे गड्ढे में जा गिरे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि उस सड़क पर लगातार लोगों का आना जाना जारी था। तभी सड़क पर एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसका अंदाजा स्कूटर सवार उन बच्चों को नहीं हुआ और वे गड्ढे में गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की जगह से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें सड़क का कोई छोटा मोटा हिस्सा धंसा नहीं दिखा, बल्कि वहां बेहद बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद लुधियाना नगर निगम के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे। उन्होंने उस रास्ते से ट्रैफिक के गुजरने पर रोक लगा दी। इस हादसे ने लुधियाना नगर निगम के कामों पर भी सवाल खड़े कर दिए। गुजरात के भरूच में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सीएनजी पंप में गैस भरते वक्त जबरदस्त धमाका हो गया। हुआ यूं कि सीएनजी पंप के कर्मचारी एक कार में गैस भर रहे थे। कार का ड्राइवर भी उनके साथ बाहर खड़ा था। इसी बीच एक दूसरी कार भी गैस भराने के लिए वहां पहुंची। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पहले वाली कार में एक जोरदार धमाका हो गया। धमाका होते ही वहां मौजूद कर्मचारी और दूसरे लोग जान बचाने के लिए तेजी से दूसरी तरफ भागे। धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के परकच्चे उड़ गए। सीएनजी पंप की छत के हिस्से तक टूटकर कार के ऊपर आ गिरे। यही नहीं, दूसरी तरफ मौजूद कार को भी धमाके से नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें धमाके के बाद सीएनजी पंप में हुई बर्बादी साफ दिखाई दी। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोग किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो गए और किसी को कोई गहरी चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस की नाक के नीचे प्रतिदिन खनन माफिया के वाहन बेखौफ फराटा भर रहे हैं। खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए बनी टीमें सिर्फ रस्म अदायगी तक सिमट कर रह गई हैं। खनन माफिया धरती का सीना चीर कर मालामाल हो रहे हैं। खनन माफिया कोतवाली नानपारा क्षेत्र स्थित इटहा गौशाला की सरकारी जमीन पर भी अवैध खनन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, खनन माफिया दिन के उजाले में सरकारी जमीन से बालू का खनन कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उनकी हर शिकायत अनसुनी रह गई। पुलिस और राजस्व कर्मचारियों की साठगांठ से चल रहे अवैध खनन से सरकार को प्रतिदिन लाखों के राजस्व का चूना लग रहा है। जिले के कई स्थानों पर तो जेसीबी मशीनों को लगातार अवैध खनन कराया जा रहा है। खनन माफिया का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वे न सिर्फ सरकारी जमीन बल्कि किसानों के कृषि योग्य भूमि को भी नहीं छोड़ रहे। कई बार तो माफिया का बालू लदा वाहन पकड़ने गए पुलिस कर्मियों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरफ माफिया सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिन दहाड़े जिला प्रशासन को चुनौती भी दे रहे हैं। दीपावली करीब है, इससे पहले दशहरा गुजर चुका है। कुल मिलाकर जबरदस्त त्योहारी मौसम है। ऐसे में शौकीनों के जाम छलकने की चाहत की वजह से शराब की खपत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अवैध शराब बनाने और उसकी बिक्री को रोकने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिला स्तर पर अधिकारियों को नियमित छापेमारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पुलिस प्रशासन की भी मदद ली जा रही है। तस्वीरें बहराइच की हैं, जहां आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिससे शराब का अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ बढ़ती डिमांड, दूसरी तरफ दबिश का डर, लेकिन त्योहारी मौसम में मालामाल बनने की हसरत हर डर पर भारी पड़ रही है। अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त टीमों ने जिले के 4 थाना क्षेत्रों में छापेमारी की और सरयू नदी की कचर में बन रही 6 अवैध शराब भट्टियों को नष्ट करने में सफलता पाई। पुलिस ने जिले के अलग अलग जगहों से 245 लीटर अवैध शराब बरामद की और 25 कुंतल लहन नष्ट किया। आबकारी विभाग ने 5 अभियोग दर्ज कर 2 व्यक्तियों को भी दबोचा है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में अब अश्लील गाना बजाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और ऐसा गाना बजवाने वाले का बहिष्कार कर दिया जाएगा। जी हां, डिस्ट्रिक्ट साउंड एंड लाइट एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में, चाहे वो विसर्जन का कार्य हो या फिर कोई दूसरा, उसमें मोबाइल डीजे या फिर डीजे किसी भी प्रकार का अश्लील गाना नहीं बजाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आम जनता से भी निवेदन किया है कि किसी भी डीजे वाले से इस तरह के गाने की फरमाइश न करें, क्योंकि कोई भी डीजे वाला अपनी मर्जी से ये सब नहीं करता। अगर किसी भी डीजे में इस तरह के गाने बजाते पाए गए तो एसोसिएशन की ओर से 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। बैठक में निर्णय लिए गए, जैसे पहले भी हमारे पास शिकायत आ रही थी कि धार्मिक रैलियाँ जो होती है या धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ अश्लील गाने बजाए जाते हैं, या फिर डीजे वाले के द्वारा या फिर समिति के द्वारा जोर जबरदस्ती से बजवाए जाते हैं। तो इसलिए समिति में बैठक लिए किया गया और निर्णय लिया गया कि आगे कभी भी ऐसे कोई कार्यक्रम हो तो उसमें इसको पूरी तरीके से बैंड किया जाए। झारखंड के जमशेदपुर में स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में लड़कों के साथ लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आई लड़कियों ने कहा कि मार्शल आर्ट सीखने से आत्मनिर्भरता आती है, विश्वास बढ़ता है। बेटियां बताती हैं कि वे ताइक्वांडो में नेशनल इंटरनेशनल खेलना चाहती हैं, दुनिया में देश का डंका बजाना चाहती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग का अपना स्वास्थ्य के, हम लोग का हेल्थ के लिए, हम लोग का सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, हम लोग का सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग को ये सब सीखना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, और हमको आगे खेलने का मन है ओलंपिक में। आपको बता दें कि जमशेदपुर के एसएस अकादमी प्रांगण में 3 दिवसीय झारखंड स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और 7वें कैडेट कैटेगरी में चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। 31 अक्टूबर को यहाँ फाइनल मैच खेला जाएगा। लोक पर्व छठ को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है। तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह की है। अर्गा घाट पर पिछले 10 दिनों से तैयारियां चल रही हैं। आपको बताते चलें कि पूरे जिले में सबसे ज्यादा धूमधाम से छठ राज्य धनवार के अर्गा घाट पर ही मनाया जाता है। छठ के अवसर पर यहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं। यहां का डेकोरेशन बहुत खास होता है, जिस पर 50 लाख से ज्यादा का खर्च आता है। यहां पर इस बार एक भव्य सूर्य मंदिर बनाया जा रहा है और फिर हावड़ा ब्रिज बनाया जाएगा। मेरे सामने में देख सकते हैं ये जो पंडाल बनाया जा रहा है, ये सूर्य भगवान का पंडाल है और कितने करीने से बनाया जा रहा है और ये अभी अधूरा है, इसे पूरा बनाना बाकी है। और बाकी आप अगल बगल देख सकते हैं कि साफ सफाई भी की जा चुकी है और जो थोड़ा बहुत बचा है उसे साफ सफाई करने की प्रक्रिया की जा रही है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से इस छठ घाट इस वजह से भी पॉपुलर है कि आप जो यहाँ से दूर से देख सकते हैं, आपको पहले नज़दीक से मैं जाकर दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जो रेलवे ट्रैक जैसा जो बना हुआ है, यहाँ पे हावड़ा ब्रिज हर साल बनाया जाता है, जो बहुत ही अनोखा होता है। सांस्कृतिक झांकी के साथ 23 अक्टूबर को आरंभ हुए आइकॉनिक महोत्सव का म्यूजिकल नाइट के साथ धमाकेदार समापन हुआ। पर्यटन विभाग की ओर से जम्मू शहर में विभिन्न कार्यक्रम किए गए और अंतिम कार्यक्रम जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहित चौहान ने अपनी सुरीली आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। A.R. रहमान के संगीत पर कई हिट गाने दे चुके मोहित चौहान ने एक के बाद एक अपने कई लोकप्रिय गीत सुनाए। अभिषेक बच्चन की फिल्म दिल्ली 6 में मसक कली गीत गाकर बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ने वाले मोहित चौहान ने स्टेज पर ये गीत गाया तो दर्शक झूम उठे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस महोत्सव के अंतिम दिन जम्मू शहर में इसके अलावा 3 अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम हुए। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की।
यमन में जारी जंग में सऊदी अरब के समर्थन वाली सेना ने 150 से ज्यादा हूथी विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया। वहां पिछले 7 साल से ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों और सऊदी अरब के समर्थन वाली सेना के बीच भीषण जंग चल रही है, जो एक बार फिर से तेज हो गई। मारे प्रांत से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सरकार के समर्थन वाले लड़ाके विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आए। इतना बारूद बरसाया गया कि वो वीरान रेतीला इलाका थर्रा उठा। हर तरफ सिर्फ गोलियों की गूंज और तोप के गोलों की आवाजें सुनाई दी। सऊदी अरब के समर्थन वाली सेना और लड़ाकों ने विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाकर जबरदस्त हमले किए। इस हमले में टैंक और भारी मशीन गनों का भी इस्तेमाल किया गया। यमन में पिछले 7 साल से सत्ता के लिए भीषण गृह युद्ध जारी है, लेकिन हजारों मौतें और लाखों लोगों के पलायन के बावजूद इस जंग का अंत नजर नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य पर तूफान ने ऐसा धावा बोला कि लोग रातों रात बेघर हो गए। इतनी तेज हवाएं चली कि 4.5 लाख से ज्यादा मकानों की बत्ती भी गुल हो गई। विक्टोरिया राज्य में मौसम ने मिजाज उस वक्त बदला जब महीनों बाद कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों में छूट मिलने के बाद वीकेंड पर लोग घूमने फिरने की तैयारी में थे, लेकिन तूफान ने लोगों के प्लान पर ऐसा पानी फेरा कि वो न घर के रहे न घाट के। विक्टोरिया राज्य की राजधानी मेलबर्न से आई एक तस्वीर में तो एक बड़ी इमारत की छत ही उखड़ती दिखी और उसके अंदर के सरिये बाहर नजर आने लगे। हवाओं के साथ बारिश ने भी लोगों को तंग कर दिया। तूफान की तस्वीरें विक्टोरिया राज्य के क्वींसक्लिफ शहर से सामने आई हैं। लोहे की शीटें बिजली के तारों पर गिरी दिखी। एक जगह तो बिजली के खंभे सड़क पर ही आ धमके। वहीं एक मकान में तूफान का दंगा देखकर होश ही उड़ गए। कई इलाकों में तो पेड़ जड़ समेत उखड़ गए। तूफान के कारण यहां करीब 1.25 लाख घरों में इंटरनेट कनेक्शन भी उड़ गया। स्पेन के लापाल्मा द्वीप पर 40 दिन पहले फटा ज्वालामुखी बुझने का नाम नहीं ले रहा। अब तो हाल ये है कि लावा ओवरफ्लो होने लगा है और उससे हवा में 2000 फीट ऊंचा लावे का फव्वारा भी फूट रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि इतना खतरनाक ज्वालामुखी पूरे यूरोप में बीते 100 साल में नहीं देखा गया। सामने आई सांसें अटका देने वाली तस्वीरों ने ज्वालामुखी के विकराल रूप का जीता जागता सबूत भी पेश कर दिया। बरसों से धरती की कोख में कैद पिघली हुई चट्टानों का घोल बाहर निकला तो आसमान से बराबरी करने की ताक में दिखा। लावा इतनी ताकत से फूटा कि लगभग 2000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। दिन हो या रात, ज्वालामुखी को एक पल का चैन नहीं। वो तो बस बेतहाशा आग उगलने पर आमदा नजर आया। खौलते लावे के अंगारे तो पहाड़ की ढलानों को बुरी तरह झुलसाते दिखे ही। ज्वालामुखी से राख, धुएं और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का ऐसा घना गुबार उठता नजर आया कि तस्वीरें देखकर ही दम घुटने लगे। वहां लावे की नदी अब तक 2100 से ज्यादा इमारतों को राख कर चुकी है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी का उत्पात 3 महीने तक जारी रह सकता है। जहां हम में से ज्यादातर लोग लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने तक से डर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने दूसरों की मदद के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में रहने वाले अनिल शेलके ऐसे ही कुछ लोगों में से एक हैं। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने जज्बे की वजह से हैं हमारे संजीवनी चैंपियन।